हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए, खासकर कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं इस चैनल पर, उनके लिए आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछला चैप्टर आपने मानव स्वास्थ्य एवं रोग देखा और उससे क्वेश्चंस हमने आपको वीडियो में कराए, और आज हम जो उसके आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है कि नहीं। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद ये भी एक चैप्टर था लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। अब इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आप सिलेबस से मिला लीजिए, ठीक है, यही चैप्टर अब चलेगा, ठीक है। तो हमें सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में क्या योगदान है इस चैप्टर में, एक छोटा सा चैप्टर है, लगभग 1 या 2 वीडियो में ये चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पक्का मिलना तय है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या मिल सकता है, कौन सा क्वेश्चन मिल सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दैट द माइक्रोब्स, अर्थात सबसे पहले में ये जानना चाहिए कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सूक्ष्म जीव, जिन्हें इंग्लिश में माइक्रोब्स कहते हैं। तो बहुत रटना नहीं है, ये जीव ही हैं, लेकिन ऐसे जीव हैं जो सूक्ष्म होते हैं, अर्थात बहुत छोटे होते हैं, जो साधारण आंख से देख नहीं सकते हैं, या हम जिसे साधारण आंख से नहीं देख सकते हैं दोस्तों। जैसे चींटी से लेकर, चींटी जिसे आप कहते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, बंदर से लेकर बिल्ली तक, घोड़ा से लेकर हाथी तक, शेर से लेकर सियार तक, सबको आप ओवरऑल क्या कर रहे हो, अपने नग्न आंखों से देख ले रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव इस पृथ्वी पर हैं लेकिन आपको साधारण आंख से दिखते नहीं हैं। सब खाना खाने से पहले आप हाथ क्यों धुलते हो? क्योंकि सूक्ष्म जीव, जिन्हें जीवाणु विषाणु कहते हैं, ये खतरनाक होते हैं, ये हमारे हाथों पे रहते हैं लेकिन हमको आंख से दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे आंखों में ये पावर नहीं है कि हम इसे देख सकें, ठीक है कि नहीं। ईश्वर ने आपके आंखों की विजिबिलिटी इतनी कम रखी है कि आप इन्हें नहीं देख सकते हो, ठीक है। इन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, तब जाके हमें ये दिखते हैं, ठीक है। जैसे कोरोना बीमारी फैल रही है, कोरोना का जो कीटाणु है, वायरस है, वो एक सूक्ष्म जीव है, क्योंकि ये आंख से दिखता नहीं है। ऐसे सभी जीव जो साधारण आंख से देखे ना जा सकें, जिन्हें देखने के लिए ओनली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सीधा सीधा गाइस अगर आप समझो तो पृथ्वी पर 2 तरह के जीव हैं, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल माने दृश्य, इनविजिबल माने अदृश्य। विजिबल में चींटी से लेकर हाथी तक आता है, घोड़ा से लेकर बंदर तक आता है, लेकिन इनविजिबल मतलब अदृश्य, यानी ऐसे जो हैं लेकिन अदृश्य हैं, वो साधारण आंख से नहीं दिखेंगे। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इस टाइप के जो एक कोष की यूनिसेलुलर जीव हैं, उन्हीं को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनका मानव कल्याण में क्या योगदान है, इसको देखने से पहले हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स क्या होता है, कैसे डिफाइन, हाउ टू डिफाइन अ माइक्रोब्स इन योर एग्जामिनेशन। तो दैट सिंपल, आइए देखते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन हमने लिखा है, बेटा सूक्ष्म जीव को माइक्रोब कहते हैं। पहली चीज, अगर पेपर में आता है तो यहीं से आप डिफिनेशन निकालने का प्रयास करिए। ऐसे जीव जो बेहद सूक्ष्म होते, छोटे होते हैं, और जब कोई छोटा होगा तो आंख से नहीं दिखेगा, उसे माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि पृथ्वी पर उपस्थित वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पृथ्वी पर उपस्थित वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं या नहीं देख पाते हैं, उन्हीं को सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि, ये कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम हैं, ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, डिफिनेशन क्लियर हो गई, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया। अब ये मानव कल्याण कैसे करते हैं, मानव के लिए यूजफुल कैसे हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में योगदान। तो सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में योगदान जो है वो निम्नलिखित तरीके से है। नंबर 1 बात करें, फर्स्ट एरिया, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व। जो हमारे घरों में कुछ प्रोडक्ट बनते हैं ना, बनते हैं, हम लोग घर पे कुछ ऐसी चीज़ों को बनाते हैं, उसको बनाने में कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म जीव क्या है, हेल्पफुल है, योगदान करते हैं। जैसे दूध से दही तो घर पे सभी बनाते हो, तो दूध से
दही बनना क्या है, घरेलू प्रोडक्ट है। सिरके का बनना घरेलू प्रोडक्ट है। पनीर का बनना घरेलू प्रोडक्ट है। जैसे जलेबी बनाने के लिए आप लोग मैदे को रात भर भिगो के रखते हैं तो उसका किण्वन हो जाता है, किण्वन होकर जितना फैलना होता है फैल जाता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इसको फैलने फुलाने का काम भी कौन करता है, सूक्ष्म जीव ही करते हैं। सिरका बनाने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं। दूध से दही बनाने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं और पनीर बनाने का काम भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। तो अब आप बताइए कि ये घरेलू उत्पादों में इनका महत्व हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, दरअसल सूक्ष्म जीव दो तरह से भी हेल्प करते हैं, ये हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी। कुछ यूजफुल है और कुछ हार्मफुल है। तो जो हार्मफुल है वो तो रोग फैलाने का कार्य करते हैं, वो बिल्कुल यूजफुल नहीं है। और जो यूजफुल है वो हमें क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट का कन्वर्जन करके हमें लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने देखा कि सूक्ष्म जीवों का घरेलू उत्पाद बनाने में भी क्या है, महत्व है। जिनमें नंबर 1 की बात करें डेयरी उद्योग में, ठीक है, इन डेयरी इंडस्ट्री में इसका सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्व है। जैसे दूध से दही बनाना, ठीक है कि नहीं, दूध से दही बनाने में ये जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु या स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु, ये दोनों जीवाणु क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। दूध होता है मीठा यानी उसमें लैक्टोज शर्करा होती है, दही होता है खट्टा यानी उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो दूध से दही बनाने का मतलब कि ये जीवाणु लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे दूध से दही बन जाता है और हम दही का उपभोग करते हैं। अब सपोज करिए अगर ये जीवाणु ना होते तो आपको दूध से दही कौन बनाता, ठीक है कि नहीं, तब हम दही नामक कोई ऐसी पदार्थ होता भी है, हम शायद इस चीज को ना जान पाते, ठीक है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे घरेलू प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला कई बार पूछा गया है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध से दही बनाने का काम करता है। क्या नाम है बेटा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर दूध से पनीर बनाने में भी यही जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक जीवाणु दूध को पनीर में भी कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ठीक है कि नहीं। तो ये पहला हो गया। दूसरा बेटा, इडली डोसा बनाने में, इडली डोसा तो घर में अक्सर महिलाएं बनाती हैं, बहुत फेमस भी है। तो ये जो इडली डोसा आपका होता है बेटा, इडली डोसा बनाने में भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव या जीवाणु ही हमारी हेल्प करता है। कैसे, एक जीवाणु होता है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस है और ल्यूकोनास्टाक जीवाणु होता है। ये दोनों जो जीवाणु हैं ये इडली और डोसा बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात इडली डोसा बनाने के लिए जो मटेरियल होता है उसको तैयार करने का काम करते हैं, उसका किण्वन करके उसे इडली डोसा लायक बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर आता है डबल रोटी बनाने में। डबल रोटी का मतलब क्या होता है, जैसे गोलगप्पा या पावरोटी आप लोग यूज करते हो ना मार्केट में जाकर के, तो वो डबल रोटी बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक कवक जो ईस्ट के रूप में होता है, ठीक है कि नहीं, ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है, जीवाणु नहीं कवक है, लेकिन ये भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है। देखो मैंने लिखा ना ये कवक सूक्ष्म जीव है, तो ये भी क्या करता है, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक जो ईस्ट वाला कवक है, ये डबल रोटी पाव रोटी मैदों को फुला करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल करके उसे क्या करता है, डबल रोटी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है गाइज, जैसे आपने देखा होगा घरों में रोटी बनाते हो तो जब आप आटे को सान करके तावे पे रखते हो तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से रोटी फूल जाती है और वो फट कर बाहर निकल जाती है, ठीक है कि नहीं। उसी प्रकार जब मैदे से डबल रोटी बनाते हैं तो डबल रोटी बनाने में मैदे का किण्वन कौन करता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक ईस्ट कवक करता है, जिससे डबल रोटी बनाने में क्या होता है, हेल्प होता है। ठीक है गाइस, तो ये घरेलू उत्पादों में, डेयरी उद्योग में, डबल रोटी इडली डोसा बनाने में ये कुछ आपको दिए गए। अभी इसमें और भी बता रहे हैं, इसे नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो नोट कर लीजिएगा आप लोगों ने। अब जो घरेलू प्रोडक्शन में हमने सूक्ष्म जीवों का महत्व अभी पढ़ा आपने, डबल रोटी बनाने में, दूध से दही बनाने में, उसी क्रम में अगर हम बात करें अब चौथा डी वाला, तो एकल कोशिका प्रोटीन बनाने में, अर्थात सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन में, जिसे संक्षिप्त में SCP कहा जाता है दोस्तों। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, टिप्पणी लिखना है, ठीक है, 2 लाइन लिखना होता है सिंगल सेल प्रोटीन। तो दैट सिंपल यार, कुछ रटना ही नहीं है इसमें। एकल कोशिका प्रोटीन मतलब बनाने में, कि प्रोटीन बनाने में एकल कोशिका वाले, ठीक है, जीवों, एकल कोशिका मतलब यूनिसेलुलर, एक कोश की जीव जो हैं, अर्थात जीवाणु, कवक, शैवाल,
एक कोशिकीय होते हैं, इन्हीं से प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसी को एकल कोशिका प्रोटीन अर्थात सिंगल सेल प्रोटीन या एससीपी कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है कि कुछ जीवाणु, ठीक है, ईस्ट, शैवाल से औद्योगिक स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में क्या होता है, प्रोटीन तैयार किया जाता है, तो इनसे प्रोटीन तैयार करना ही सिंगल सेल प्रोटीन अर्थात एकल कोशिका प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, और एससीपी का वर्ड सबसे पहले कैरोल एल विल्सन नामक व्यक्ति ने क्या किया था, एससीपी शब्द का प्रयोग किया था, और इसके द्वारा प्रोटीन, खनिज और विटामिन प्राप्त होता है। मतलब सीधा सीधा है कि जो एक कोश की कवक, जीवाणु और कुछ शैवाल हैं, ठीक है, इनसे औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रोटीन का उत्पादन करना ही एकल सेल प्रोटीन कहलाता है या एससीपी कहलाता है। और एससीपी वर्ड का प्रयोग कैरोल एल विल्सन ने सबसे पहले किया था। ठीक है कि नहीं, और इसी सूक्ष्मजीवों से प्रोटीन के साथ साथ खनिज और विटामिन भी प्राप्त किया जाता है। जैसे ईस्ट नामक कवक दोस्तों सुना ही होगा, अभी बताया कुछ देर पहले, तो ईस्ट नामक एक कोश की कवक है। ठीक है, एक कोश की कवक है। जैसे आपने एगेरिकस सुना होगा ना, मशरूम होता है, तो मशरूम क्या है, खाया जाता है सब्जी के रूप में, और एक कुकुरमुत्ता होता है, वो जहरीला होता है। दोनों कवक हैं, दोनों बहुकोशिकीय हैं, एक खाया जाता है जिससे प्रोटीन मिलता है मशरूम, और एक नहीं खाया जाता, विषैला होता है। तो इसी प्रजाति में एक कोश की कवक होता है ईस्ट। इसकी ईस्ट कवक से भी क्या करते हैं, प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। और रोडोस्यूडोमोनास कैप्सुलेटा नामक जीवाणु है, ये भी क्या करते हैं, इससे प्रोटीन उत्पादन का कार्य किया जाता है। और क्लोरेला नामक ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल हैं, इनसे भी क्या किया जाता है, प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और स्पाइरुलिना नामक एक कोश की शैवाल है जो कि प्रचुर मात्रा में अपने अंदर प्रोटीन समाहित किए होता है, तो इससे भी प्रोटीन का उत्पादन करना ही एकल सेल प्रोटीन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्पाइरुलिना नामक जो शैवाल है, इसी नाम से मार्केट में वेस्टीज कंपनी की कैप्सूल भी आती है, जो भी किसी शरीर में अगर प्रोटीन की कमी है तो इसको लेने से पर डे कैप्सूल प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका क्या, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व। 4 मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, जो कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं, कि फैक्ट्रियों में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो हम घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व पढ़ने के बाद दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व। ठीक है, कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जिनका उपयोग फैक्ट्रियों में करके बड़े पैमाने पर हम क्या करते हैं, पदार्थों को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा उद्योगों में विभिन्न पदार्थों को बनाया जाता है। ठीक है, उद्योगों में विभिन्न पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, किण्वित पेय पदार्थ बनाने में। किण्वित पेय पदार्थ का मतलब क्या है, पेय पदार्थ मीन्स पीने वाला, जो ड्रिंक्स होता है ना, ड्रिंक्स मीन्स शराब हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, ब्रांडी हो गया, जितने भी अल्कोहली पेय आते हैं, सबका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा ही फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है, जैसे किण्वित पेय पदार्थ बनाने में बियर, वाइन मीन्स शराब, विस्की, ब्रांडी या रम, ठीक है, आदि पेय पदार्थ को बनाने में अनाज, फल, गन्ने के रस को सूक्ष्म जीव द्वारा किण्वन करके, ठीक है, बनाया जाता है। अर्थात जो अनाज जैसे जौ हो गया, गेहूं हो गया, फल हो गया, फल में सेब हो गया, ठीक है, गन्ने का रस हो गया, इनको सूक्ष्म जीव से किण्वन करा के अल्कोहल में कन्वर्ट कराते हैं। कहाँ पर, औद्योगिक फैक्ट्रियों में, और अल्कोहल में कन्वर्ट करके इसे मार्केट में शराब, विस्की, रम, ब्रांडी, बियर के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं शर्करा है, C12H22O11 + H2A, शर्करा का विलयन है। इसमें क्या करता है, इन्वर्टेज नामक एंजाइम, जो कि
एक सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी नामक कवक इन्वर्टेज एंजाइम के माध्यम से इसे कन्वर्ट कर देता है C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12 फ्रक्टोज। दोनों को एक साथ बोले तो प्रतीप शर्करा, अलग बोलिए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है और फिर इस ग्लूकोज फ्रक्टोज को जाइमेज नामक एंजाइम सूक्ष्म कवक द्वारा एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कौन कौन से सूक्ष्मजीव काम करते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी नामक कवक और सैक्रोमाइसिस एलिप सार्डे नामक कवक, यही दो कवक या ईस्ट हैं जो कि गन्ने या अनाज या फल के रस को एल्कोहल में बदल देते हैं, जिसका उपयोग बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी या रस बनाने में किया जाता है। और आपको तो पता है इनका प्रयोग बड़े पैमाने पे कहाँ तक हो रहा है। ठीक है कि नहीं। फिर बात करते हैं कि तंबाकू व चाय उद्योग में बात करें तो कुछ जीवाणु जैसे माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, ठीक है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस एक प्रकार का सूक्ष्म जीव या जीवाणु है जो कि क्या है करता है, तंबाकू और चाय की पत्ती में किण्वन करके उसके स्वाद को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है कि नहीं। यह जीवाणु तंबाकू की पत्ती में अगर लग जाए, पड़ जाए चाय की पत्ती में, तो उसको किण्वन करके उसमें महक और स्वाद को बढ़ा देता है, जिसे कड़क बना जाता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है कि नहीं। तो ये औद्योगिक क्षेत्रों में हुआ। नोट करो, फिर आगे भी बता रहे हैं। सभी गाइज नोट करें फटाफट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं औषध निर्माण में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है। ठीक है, अभी आपने घरेलू उत्पादों में देखा किस प्रकार हमारा ये सूक्ष्म जीव हमें हेल्प कर रहा था प्रोडक्शन करने में विभिन्न पदार्थों का। फिर आपने देखा इंडस्ट्रियल स्तर पर या औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीव ने हमारी कैसे हेल्प की। अब हम मेडिसिन क्षेत्र में देखेंगे कि ये सूक्ष्म जीव जीवाणुओं का, अर्थात ये सूक्ष्म जीव चाहे जीवाणु हो, कवक हो, ये कैसे और किस प्रकार से औषधि का निर्माण करते हैं। ठीक है, और हमारे लिए कौन कौन सी औषधियों का निर्माण करने में हेल्पफुल है। ठीक है, हम ये देखेंगे। तो यही चीज लिखा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पेपर में, पूछा जा सकता है कि औषध निर्माण में सूक्ष्म जीवों का महत्व बताइए। ठीक है, तो मैंने लिखा बेटा औषध निर्माण में सूक्ष्म जीवों का महत्व निम्नलिखित है, अर्थात देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रोब्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर नंबर 1 एंटीबायोटिक्स अर्थात प्रतिजैविकी औषध बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का औषधि बनाने में महत्व है, वो किस प्रकार की औषधि? एंटीबायोटिक्स अर्थात प्रतिजीविकी औषध बनाने में सूक्ष्म जीवों का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिनियम नोनेटम नामक कवक से पेंसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक, हुई इज द प्रथम एंटीबायोटिक, याद रखिए यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, पेनिसिलियम नोनेटम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक, ठीक है, प्रथम एंटीबायोटिक औषधि तैयार की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब आप सोचो कि आज चाहे कोई भी बीमारी हो उसमें एंटीबायोटिक्स औषधि जरूर दिया जाता है, और एंटीबायोटिक औषधियाँ अगर ना बनी होती तो आज हम कितना पीछे होते। लेकिन ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही संभव हो सका कि आज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम लगभग 1928 में, सन 1928 के आसपास इन्होंने क्या किया, पेंसिलिनियम नोनेटम नामक एक कवक है एक प्रकार का, इसी कवक का प्रयोग करके एक एंटीबायोटिक, प्रथम एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण किया जिसका नाम पेंसिलिन है, और उस कवक का नाम पेंसिलिनियम नोनेटम है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार गाइज पूछा गया है कि हु इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, अर्थात प्रथम एंटीबायोटिक औषधि क्या है और इसे किससे प्राप्त किया गया था। तो याद रहना चाहिए कि प्रथम एंटीबायोटिक औषधि का नाम पेंसिलिन है, जिसे पेनिसिलियम नोनेटम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया। दोस्तों आज तो लगभग 7000 के करीब एंटीबायोटिक्स आ चुके हैं, 7000 प्रकार के, लेकिन सन 1928 में यानी कि लगभग 90 साल पहले अलेक्जेंडर ने क्या किया, प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण किया। अब हम कुछ एंटीबायोटिक्स और उनके सूक्ष्म जीवों के नामों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ दिया है कुछ एंटीबायोटिक्स औषधि व सूक्ष्म जीवों का नाम इस प्रकार है, निम्नलिखित है। तो यहाँ मैंने चार्ट वाइज बताना थोड़ा सा उचित समझा कि ये क्रम संख्या है, कुछ एंटीबायोटिक औषधि का नाम है, और ये किन सूक्ष्म जीवों से तैयार होते हैं उनका भी नाम यहाँ पर दिया गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है?
एंटीबायोटिक औषधि है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि एंटीबायोटिक औषधि जिसका निर्माण स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नामक जीवाणु से किया गया। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नामक जीवाणु से स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक औषध तैयार की गई। ठीक है, दूसरा क्लोरोमाइसिटिन, ये भी क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक औषधि है। मैंने अभी आपको बताया मार्केट में 7000 प्रकार के एंटीबायोटिक्स आ चुके हैं, लेकिन उसी में से एक क्या है, क्लोरोमाइसिटिन नामक एंटीबायोटिक औषधि बेटा, जिसका निर्माण स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेज्यूली नामक जीवाणु से किया गया है। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेज्यूली नामक जीवाणु का प्रयोग करके क्लोरोमाइसिटिन नामक एंटीबायोटिक बनाई गई है। ठीक है कि नहीं। फिर आरियोमाइसिन, ठीक है, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आरियोमाइसिन, संक्षिप्त में आरोमाइसिन भी कहते हैं। तो जो आपका ये आरियोमाइसिन औषधि है, ये भी एक एंटीबायोटिक औषधि है और इसका निर्माण भी स्ट्रेप्टोमाइसिस आरियोफेसियंस नामक जीवाणु से किया जाता है। ये जो बार बार स्ट्रेप्टोमाइसिस आ रहा ना, ये जीवाणु की प्रजाति का नाम है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस आरियोफेसियंस नामक जीवाणु से आरियोफेसियंस नामक एंटीबायोटिक औषधि, आरियोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक औषधि प्राप्त की जाती है। ठीक है, फिर इसी क्रम में बात करें, पांचवा चलते हैं, तो टेरामाइसिन है, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। बहुत सारे लोग जानते होंगे टेरामाइसिन। तो टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक औषधि है, इसका प्रयोग भी क्या है, इसका निर्माण भी स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस नामक जीवाणु से किया जाता है। ठीक है, अर्थात स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस नामक जो जीवाणु है, इसका प्रयोग करके, ठीक है, टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग किया जाता है। ये भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं। जितने एंटीबायोटिक हैं सबका प्रयोग विभिन्न रोगों में कहीं किसी न किसी रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा पेंसिलिन की। तो अभी मैंने यहाँ आपको बताया कि पेंसिलिनियम नोनेटम नामक कवक से प्रथम एंटीबायोटिक औषध पेंसिलिन तैयार की गई। तो वही चीज़ है यहाँ पर। आज मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के पेंसिलिन आ गए हैं, लेकिन फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन नाम उसका, उसे क्या पेंसिलिन कहते हैं, और इसे किससे, पेंसिलिनियम, ठीक है, नोनेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। ठीक है, हालांकि ये भी सूक्ष्म जीव ही है, कवक, जीवाणु तो नहीं है, लेकिन है तो सूक्ष्म जीव ना, कवक भी सूक्ष्म जीव है। तो बोलो, पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण पेंसिलिनियम नोनेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया। ठीक है, या बनाया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो इर्गोट, ठीक है, एर्गोट नामक एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण क्लैविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से किया गया। ठीक है, किससे किया गया, क्लैविसेप्स परप्यूरिया नामक एक कवक होता है, इसी कवक का प्रयोग करके, ठीक है कि नहीं, इर्गोट नामक एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण किया गया। ठीक है, फिर इसी क्रम में अगर हम बात करें कीटोमिन की, तो कीटोमिन भी क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक औषधि होती है कीटोमिन, और इसका निर्माण भी जो है क्या कहते हैं, कीटोमियम सिनाइड्स द्वारा किया गया। ठीक है, किससे, कीटोमियम सिनाइड्स नामक एक कवक होता है, और इसी कवक का प्रयोग करके कीटोमिन नामक एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण किया गया दोस्तों। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे और भी प्रकार के, मैंने कहा 7000 प्रकार के हमारे पास एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं, जो केवल और केवल सूक्ष्म जीवों से ही बनाई गई हैं। लेकिन अब दोस्तों 7000 का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा सा संभव नहीं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, और एग्जाम में आपको सिर्फ ऐसे ही आएगा कि सूक्ष्म जीवों का औषध के क्षेत्र में महत्व बताइए, या 2 औषधि का नाम 2 महत्व पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो मैंने यहाँ 7 और 8 एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो इसमें आप पेंसिलिन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिलिन वाला तो IMP कर लीजिए, चाहे यहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से, ये तो पेपर में आना है। ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन बनता है गाइस, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द मेडिसिन फॉर्मेशन, औद्योगिक क्षेत्र औषध निर्माण में सूक्ष्म जीवों का महत्व देखा कि किस प्रकार से ये हेल्पफुल है औषध बनाने में। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से अभी हम सूक्ष्म जीवों का महत्व और भी क्षेत्रों में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक इतना आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करें सभी गाइज, फटाफट नोट करें, सभी गाइज नोट करें।
तो आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही नोट करने में तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, एक बात और, अगर वीडियो की क्वालिटी कम मिलती हो तो आपके वीडियो के कोने पर 3 डॉट्स बने हैं, 3 बिंदी, उस पर टिक करिए और वहाँ से वीडियो क्वालिटी को 140 या 240 है तो उसको 360 या 480 पिक्सल पर कर लीजिए, वीडियो क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइज। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।